अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्लिम स्वागत है आपका मुस्लिम साइंटिस्ट ए कन्वर्सेशन विद बिल्डर ऑफ मॉडर्न साइंस की सेकंड वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अल ख्वारिज़मी। यानी इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ये मैथमेटिशियन, जियोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर थे। अल ख्वारिज़मी का जन्म इराक के अंदर हुआ और इनकी मौत 850 में बगदाद के शहर इराक के अंदर हुई। अल ख्वारिज़मी को हम फादर ऑफ अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। दोस्तों अलजबरा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो अरबिक लफ्ज अल जबर से निकली है। अल ख्वारिज़मी की मशहूर किताब अल जबर वल मुकाबला, जिसमें इन्होंने अलजबरा को हल करने के तरीके बताए। अल जबर वल मुकाबला किताब को हम द बुक ऑफ रीजनिंग एंड बैलेंसिंग भी कहते हैं। यूरोपियन अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिथम के नाम से जानते थे। ये एक लैटिन वर्ड था। अगर अल ख्वारिज़मी दोस्तों एल्गोरिथम की खोज ना करते तो आज हम कंप्यूटर, मोबाइल्स का तस्वर भी ना कर सकते। यानी आज का मौजूदा कंप्यूटर और मोबाइल अल ख्वारिज़मी की देन है, अगर ये एल्गोरिथम की खोज ना करते। इनकी बुक आप देखेंगे, ये इनकी बुक जिसका टाइटल है अल ख्वारिज़मी द बिगिनिंग्स ऑफ अलजबरा। तो इसी किताब के सेंटर में आप देखेंगे वो पेज जो इनकी किताब का ओरिजिनल पेज है, जिसमें इन्होंने अरबिक लैंग्वेज के अंदर साथ में कैलकुलेशन भी दी है, जिसको राशिदी रोशिद ने एडिट किया है। आप देखें कि सेकंड बुक जो है द अलजबरा मोहम्मद बिन मूसा, इसको एडिट किया है और ट्रांसलेट किया है फेडरिक रोसन ने। और आप देखेंगे ये इनकी तीसरी किताब जिसका टाइटल है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ली कैलकुली इन दी एल्गोरिथम्स, जिसको कंपाइल किया है ए एल रेडो। और इनकी दोस्तों अब मैं जिस नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूं वो है इब्ने अल हैतम, जिनका जन्म बुसरा इराक के अंदर 965 ईस्वी में हुआ। ये एक फिजिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इब्ने अल हैतम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ये 11वीं सदी के महान साइंटिस्टों में थे और इनकी जो किताब थी उसको बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स और किताब अल मनाजिर भी कहा जाता था। यानी ये दुनिया के वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमें 1000 साल पहले बता दिया कि इंसान कैसे देखता था। इब्ने अल हैतम ने जब इराक से इजिप्ट का रुख किया तो वहां के लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। वहां के लोग जब इनको बादशाह के पास ले गए तो बादशाह ने इब्ने अल हैतम को कहा कि आप दरियाए नील के ऊपर मुझे कोई डैम बना के दे। पहले तो इब्ने अल हैतम ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन बाद में इब्ने अल हैतम ने सोचा कि ऐसा काम करने में मुझे कई सालों का वक्त लग जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इब्ने अल हैतम ने पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी। बादशाह को गुस्सा आया और उसने इसको जेल के अंदर एक ऐसे कमरे में डाला जहां पर एक छोटी सी खिड़की थी और यही कमरा असल में इब्ने अल हैतम का तजर्बा गाह बना और इसी कमरे से इन्होंने अपने तजर्बा का सिलसिला शुरू किया। इससे पहले दुनिया के महान फिलासफर जैसे प्लोटनी या यूलिड्स ने ये कहा था कि इंसान की आंख से रोशनी निकलती है और वो रोशनी किसी चीज से टकरा के फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होके आती है तो हम देख सकते हैं। लेकिन इब्ने अल हैतम ने कहा कि ये फालतू की बात है। सूरज की कोई रोशनी जब किसी चीज पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है तब हम ये देख सकते हैं। तो इब्ने अल हैतम की बहुत सारे ऐसी खोजें जो उस वक्त की थी, जिनमें मैं आपको बता दूं इब्ने अल हैतम ही वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने कहा लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट भी इब्ने अल हैतम की ही देन है। ये इन्होंने अपनी किताब बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स में लिखा है। डिस्कवरी है दोस्तों, सबसे पहला दुनिया का कैमरा भी इब्ने अल हैतम की ही देन है, जिसको उन्होंने पिन होल कैमरा कहा। इसके बाद उन्होंने इंसान की आंख का डिटेल स्ट्रक्चर दिया और इंसानी आंख कैसे काम करती है, फिर आंखों की बीमारियां कौन सी हैं और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कैसे लेंसेज या मिरर का इस्तेमाल होता है। इब्ने अल हैतम ने ही ये चीज देखी कि सनराइज और सनसेट के दौरान सूरज बड़ा क्यों दिखाई देता है और इब्ने अल हैतम ही वो ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने कहा कि हमारा एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन आज हमें पता है कि ये 50 किलोमीटर तक होता है। लेकिन उस वक्त लोग सोचते थे कि हमारा एटमॉस्फेयर इनफाइनिटी यानी इसकी कोई हद नहीं होती। इब्ने अल हैतम ने सूरज ग्रहण के ऊपर भी काम किया, रेनबो के कलर कहां से आते हैं और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेलीस्कोप के ऊपर भी काम किया। इब्ने अल हैतम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने तजुर्बे के ऊपर खूब जोर दिया। दोस्तों इब्ने अल हैतम की एक ऐसी थ्योरम थी जिसका नाम था अल हैजान प्रॉब्लम।
दोस्तों हाँ, एजहान प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसी थी जिसको 1997 में एक अंग्रेज साइंसदान न्यूमैन्स ने सॉल्व किया। इब्ने अल हैथम की लिखी किताबें कई सालों तक यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई जाती रही, जिन पे आज भी रिसर्च जारी है। इब्ने अल हैथम के बारे में कहा जाता है ये वो मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने यूरोप को कई सालों तक साइंस पढ़ाई। आप इनकी ये किताब देख सकते हो, इनकी ये बुक है जिसको अंग्रेजों ने जो ट्रांसलेट किया है, ऑप्टिकी अल हैज़िनी, और दूसरी किताब जिसका उर्दू टाइटल है किताब अल मनासिर। और ये आप एक और बुक देखेंगे जिसको नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स ने जो शाया किया था, जिसका टाइटल है इब्ने अल हैथम द मैन हु डिस्कवर्ड हाउ वी सी। और ये एक और बुक आप देखेंगे जिसका टाइटल लाइट बेस्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द लेगेसी ऑफ इब्ने अल हैथम। दोस्तों अब मैं जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूं वो है अब्बास इब्ने फरनास, जिनका जन्म इराक के अंदर हुआ। इनको फादर ऑफ एविएशन भी कहा जाता है। ये दुनिया के पहले ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन डेवलप की और पहला शख्स था जो हवा में उड़ा। इब्ने अब्बास इब्ने फरनास एक फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, म्यूजिशियन, इंजीनियर और पैलीमैथ थे। इब्ने फरनास अब्बास इब्ने फरनास दुनिया के पहला वो शख्स था जिन्होंने एक ऐसा पैराशूट तैयार किया और उस पैराशूट के साथ उन्होंने लकड़ यानी वुड के विंग्स और कुछ परिंदों के विंग्स लगा के एक मस्जिद की मीनार से छलांग लगाई और कुछ देर उड़ने के बाद वो नीचे गिरे। और उसके बाद फिर इन्होंने 70 साल की उम्र में पहाड़ के ऊपर से फिर एक बार छलांग लगाई और इस दफा उनके पंख रेशम के कपड़े से बने हुए थे। कुछ देर उड़ने के बाद वो शदीद जख्मी हुए और उन्होंने फिर बाद में किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि दुम ना लगाने की वजह से उनकी फ्लाइट अनसक्सेसफुल रही। इसके इसी कारनामे को समझते हुए कई सालों बाद राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन को डेवलप किया और फिर आज का मौजूदा एरोप्लेन भी इब्ने फरनास की ही देन है। और इनकी ये किताब आप देखेंगे, ये किताब है, टाइटल है इसका अब्बास इब्ने फरनास बायोग्राफी। और ये किताब है जिसको ब्रायन बिगलो, एक अंग्रेज जो साइंटिस्ट थे ब्रायन बिगलो, जिन्होंने किताब लिखी है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अब्बास इब्ने फरनास। दोस्तों इराक के बगदाद शहर में आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मुजस्मा है, एक पुतला है जिसमें अब्बास इब्ने फरनास ने विंग्स लगाए और उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूँ वो है अबू अल कासिम अल जहरवाल, जिसे यूरोपियन अपनी जबान में अल बैकेसिस के नाम से पुकारते थे। इनका जन्म स्पेन में 1936 ईस्वी में हुआ और इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। अल जहरवाल एक बेहतरीन फिजिशियन, सर्जन और स्कॉलर थे। इन्होंने 30 जो है वॉल्यूम लिखी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया और इनकी जो 30 वॉल्यूम थी उनमें उनके कुल पेजेस 15,000 थे और हर मैक्सिमम पेजेस के ऊपर इन्होंने फिगर के साथ चीजों को समझाने का कोशिश की। सर्जरी के अंदर यूज होने वाली सभी किस्म के इंस्ट्रूमेंट आज हम जो यूज कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से 100 में से 80 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है सर्जरी के जो अल जहरवाल ने खुद अपने हाथ से डिजाइन किए थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की डिटेल ब्यौरा दिया है। आप ये इनकी बुक के पेजेस देख सकते हैं जिसमें अल जहरवाल ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं और ये वो इन्होंने अरबिक लैंग्वेज में लिखी है। बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया गया। इनकी बुक को 16वीं शताब्दी तक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। और अल जहरवाल दुनिया के पहले ऐसे जो है ये साइंसदान थे जिन्होंने ओरल एनेस्थीसिया की खोज की और सबसे पहले साइंसदान थे जिन्होंने कैट गट सुचर यानी जो बिल्ली है उसके इंटेस्टाइन की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा लेयर, उसको निकाल के उसके टांके बना के जो है टांके जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। यानी आज जैसे कोई रेशम के धागे के टांके यूज किए जाते हैं, उस वक्त जो है अल जहरवाल ने कैट गट सूचर का इस्तेमाल किया। और इनकी मशहूर किताब जिसका नाम था किताब अल नसरीफ, जो बाद में काफ़ी मशहूर हुई, जिसको लेटिन और इंग्लिश जुबानों में भी ट्रांसलेट किया गया। तो फिर आप इनकी एक बुक देखेंगे जिसका टाइटल है अल बैकेसिस अबू अल कासिम अल जहरवाल, जो 20वीं सदी के मशहूर सर्जन थे, रिटन बाय फ्रेड रोमन। दोस्तों आप मैं जिस मुस्लिम साइंसदान की बात करने जा रहा हूँ वो है इब्ने मजीद। इब्ने मजीद का पूरा नाम शहाबुद्दीन अहमद इब्ने मजीद अल नजीद था। इनका जन्म यूएई के अंदर 1432 ईस्वी में हुआ, जिनको लाइन ऑफ सी भी कहा जाता है। 17 साल की उम्र में इन्होंने समुद्री जहाज को चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने
मैरीन कंपास की खोज की जो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी के अंदर इस्तेमाल होती है। इन्होंने बहुत सारी किताबें मैरीन साइंस के ऊपर और मूवमेंट ऑफ शिप के ऊपर लिखी। ये किताबें जहाज चलाने वाले कप्तानों के लिए बड़ी फायदेमंद थी जो पर्शियन गल्फ से इंडिया तक जाते थे। 1948 में वास्को डिगामा की मुलाकात भी इब्ने मजीद से हुई और इब्ने मजीद ने वास्को डिगामा की मदद की अफ्रीका से इंडिया तक पहुंचने में। आप ये बुक देख सकते हैं, इब्ने मजीद की बुक, जिसमें मैरीन कंपास और शिप और उसकी डायरेक्शन भी दिखाई है। और दूसरी बुक जिसका टाइटल आप देखेंगे, बैटल ऑफ विंड्स, द लीजेंड ऑफ अहमद इब्ने मजीद द एपिक सेलर, रिटन बाय मैंग। दोस्तों आप जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूं वो है अल किंदी, जिसको यूरोपियन अल किंडिस के नाम से जानते थे, और इनका जन्म कूफा इराक के अंदर 854 ईस्वी के अंदर हुआ। अल किंदी एक बेहतरीन फिलासफर, पॉलीमैथ, मैथमेटिशियन, फिजिशियन और म्यूजिशियन भी थे। इन्होंने ग्रेविटेशन के रिलेटेड लॉज दिए, ग्रेविटेशन फोर्स पे काम किया और बादल कैसे बनते हैं और डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी के बारे में बताया। इन्हें फादर ऑफ अरेबियन फिलासफर भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंडियन न्यूमेरिकल्स को इस्लामिक न्यूमेरिकल्स के अंदर। आप इनकी एक बुक देख सकते हैं जिसका नाम है द 40 चैप्टर्स ऑफ अल किंदी, ट्रांसलेटेड बाय बेंजामिन एंड डाइक्स, जिन्होंने पीएचडी की है इन्हीं के इस वर्क के ऊपर। दोस्तों अब हम जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूं उनका नाम है इब्ने अल बैतर, जिनका जन्म 1197 के अंदर मलागा के अंदर हुआ। इन्होंने हर्बल मेडिसिन की फाउंडेशन रखी। ग्रेट स्पेनिश मुस्लिम बॉटनिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे। इन्होंने प्लांट किंगडम नाम दिया जो बाद में बॉटनी का बेस बना। इन्होंने हर्ब्स को स्पेन से सीरिया तक जितने भी मेडिसिनल प्लांट थे उनको इकट्ठा किया और उन प्लांट से मेडिसिन को निकाल के बेहतरीन किताब लिख डाली जो उस वक्त बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती। उनकी किताब का आप ये टाइटल देख सकते हैं, इब्ने अल बैतर, डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन, कंपाइल्ड बाय अहमद इमरान। या आप इनकी बुक के कुछ पेजेस भी देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स की पिक्चर के साथ साथ उनकी सारी डिटेल्स लिखी है। ये एक और बुक है जिनका टाइटल है इब्ने बैतर, कंपाइल्ड बाय सलमान फैजा। दोस्तों अब मैं जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया के बहुत मशहूर बेहतरीन काबिल शख्स थे जिनका नाम था अल राजी। इनका पूरा नाम मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी था, जिनका जन्म 1854 के अंदर ईरान के अंदर हुआ। इनको हम फादर ऑफ पेट्रियाटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों इब्ने अल राजी को हम इमाम राजी के नाम से भी जानते हैं। हाँ दोस्तों, ये इमाम राजी थे। इन्होंने कुरान करीम की तफसीर भी लिखी थी। इनको फादर ऑफ पेट्रियाटिक्स भी कहा जाता है। और पेट्रियाटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें माँ के पेट से बच्चे को काट करके निकाला जाता है। ये दुनिया के पहले साइंसदान थे जिन्होंने बताया कि बीमारियां माइक्रोब से होती हैं, यानी वायरसेस या बैक्टीरिया से भी होती हैं। इससे पहले दुनिया को माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के बारे में कोई इल्म ना था। अपने वक्त में इमाम राजी ने हॉस्पिटल बनवाए और उनमें परमानेंट डॉक्टर रखे, नर्सिस रखी और एक ऐसा सिलसिला दुनिया में कायम किया जो उससे पहले ना था। ये पहले ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने जानवरों की भी सर्जरी की। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए इन्होंने अफीम का सबसे पहला इस्तेमाल दुनिया में किया। इन्होंने वेजिटेबल्स, एनिमल्स और मिनरल्स को क्लासिफाई किया। अल राजी पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमारा दिल कैसे काम करता है उसके बारे में बताया। दिल के अंदर जो छोटे छोटे सुराख जिन्हें वेल्व्स कहते हैं उनकी वर्किंग के बारे में बताया। और वेन्स, ऐसी नाड़ियां जो गंदा खून दिल तक ले जाती हैं, उनके बारे में हमें बताया। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच का डिफरेंस बताया और स्वीट पोटैटो से किस तरीके से फर्मेंटेशन की मदद से अल्कोहल तैयार किया जाता है, ये भी इन्होंने हमें बताया। बुखार हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम होता है। दोस्तों बुखार हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम होता है, ना कि कोई बीमारी होती है। ये भी सबसे पहले अल राजी ने हमें बताया। अल राजी उस वक्त के दुनिया के बेहतरीन न्यूरो सर्जन भी थे और इनके दौरान ही यूरिन टेस्ट जो है वो किया जाता था, पल्स रेट। और उसके अलावा दोस्तों इन्होंने इथेनॉल, केरोसिन, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन का इजाद किया। हाँ दोस्तों, सबसे पहले दुनिया में साबुन की इजाद, साबुन की खोज, ग्लिसरीन, लालटेन, सल्फ्यूरिक एसिड भी इनकी देन है। हमारी बॉडी सेल की बनी है सबसे पहले अल राजी ने हमें बताया। और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, दोस्तों इस जमीन के अंदर जो ग्रेविटी होती है जिसके कारण हम जमीन के ऊपर चल पाते हैं, और इन्होंने ये ग्रेविटी हमें एप्पल की एग्जांपल से समझाई थी। दोस्तों बाद में इसी की एग्जांपल को न्यूटन के साथ जोड़ दिया।
ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म दिया, और सबसे बड़ी बात है कि कांच का आविष्कार भी इन्होंने किया। ये दुनिया के पहले साइंसदान थे जिन्होंने बुक ऑन पेडियाट्रिक्स लिखी, और इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी काम किया। इनकी मशहूर किताब किताब अल मंसूरी, जिसे अरब मेडिसन कहा जाता है, और किताब अल असरार थी। और बुक्स आप ये देखेंगे, इनकी बुक्स जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, द एल्केमी ऑफ अल राजी इसका टाइटल है, और इसको गेल मार्लो टेलर जिन्होंने पीएचडी की है इनके काम के ऊपर। और सेकंड बुक आप देखेंगे द स्पिरिचुअल फिजिक ऑफ रेजिस, ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर एजे अरबेरी। एक प्रोफेसर ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है जिन्होंने LITD किया है। इसका मतलब हुआ कि पीएचडी के बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है, तो उसको LITD से लिखा जाता है। दोस्तों, अब एक ऐसे साइंसदान की बात करने जा रहा हूं जिनका नाम है अल इदरीस। ये दुनिया के ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला मैप बनाया, यानी नक्शा बनाया, और एक एटलस बनाया जिसमें ये दिखाने की कोशिश की दुनिया गोल होती है और ये एटलस किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुनिया को और मुसलमानों को बताने की कोशिश करें कि दुनिया में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुसलमानों ने कोई 1, 2, 3 खोजे नहीं, बल्कि 1001 से जाहिद खोजे की। अगर आप सभी इन खोजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 1001 इन्वेंशन बुक्स को नेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो।